हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स? दो प्रकार की होती हैं। तो क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर्स क्या होती हैं? वे क्वांटिटीज जिन्हें कंप्लीटली डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ETC, ये सब क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। वे क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता ना हो, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, इन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे डिस्टेंस है, वर्क है, ये सब क्वांटिटी कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। और तमाम क्वांटिटीज का नाम आपने पढ़ा है, एक एग्जांपल के लिए ले लिया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। जनरली वेक्टर्स को उस क्वांटिटी के संकेत अक्षर के ऊपर एरो लगाकर या बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे फोर्स है तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F लिख के उसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए इस प्रकार से, ये कहा जाएगा वेक्टर F। इसे क्या पढ़ेंगे? वेक्टर F। अगर A कोई क्वांटिटी है, उस पर एरो लगा है, इसे पढ़ेंगे वेक्टर A। कुछ किताबों में एरो नहीं लगाए हैं, उसमें उसी अक्षर को बोल्ड लिख दिए हैं। बोल्ड माने उस पेज में जो अन्य अक्षर लिखे हैं उनसे मोटा, गहरा लिख दिए हैं, जबकि जनरल रूप से एरो ही यूज किया जाता है। स्केलर है अगर कोई क्वांटिटी, जैसे वर्क, स्केलर है, आपने लिख दिया तो ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर नहीं है, इसके ऊपर एरो नहीं लगाया, ये स्केलर है। इसे पढ़ने का तरीका क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। और इसे इसके
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को या जनरली वेक्टर्स को एरोज के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 10 न्यूटन फोर्स है और ईस्ट है, टेन न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगा है, तो 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ईस्ट उसका डायरेक्शन हो गया। आप डायरेक्शन सेंस को शो कर देंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो एक स्केल मानकर कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, 2 न्यूटन्स, एक एरो ऐसे आपने खींच दिया स्केल मानकर। तो ऐसे अब 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर दिया और आपने स्केल मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है ये कितने न्यूटन को रिप्रेजेंट कर दिया? 10 न्यूटन को। यानी जो एरो की लंबाई है वह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो एरो का हेड है, ये हेड, ये एरो का जो हेड है वह है उसके डायरेक्शन को। हेड किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। यहां देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहां शो किया है आपने। हेड किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहां स्केल लिखा है, तुरंत ही कोई भी व्यक्ति कह देगा, आप सरलता से अब समझ जाएंगे कि 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट, यानी ये वेक्टर एफ है आपका, ये आपका वेक्टर एफ है। और कितना है? 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? यानी एरो के द्वारा किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे एरो की हेड कहते हैं और इसे एरो की टेल कहते हैं। अरे भाई, शीर्ष और पूंछ, टेल माने पूंछ, जाहिर सी बात है ये एरो का हेड है, ये एरो का टेल है, हेड और टेल। बाकी जो ये एरो की लंबाई है यह क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड को बताएगी। किसके मैग्नीट्यूड को? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी। और ये जो हेड है ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर किसी वेक्टर को, मान लिया कोई प्लेन है, इस प्लेन में यह एक वेक्टर बना हुआ है, वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बना हुआ है बच्चों। अगर इसी प्लेन में इस जगह से आप इसे डिस्प्लेस करके हटा के यहां बना दीजिए, अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप ना बदलिए, डायरेक्शन सेम बनाए रहिए, जिस डायरेक्शन में यह है सेम उसी डायरेक्शन में आपने बना दिया वेक्टर ए को, तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी किसी वेक्टर को के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन ना करें और डायरेक्शन में कोई परिवर्तन ना करें, तो उसे उस प्लेन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कहीं आप डिस्प्लेस करें, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया या मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया या दोनों में से कोई दोनों चेंज कर दिया, तो वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी वेक्टर को हम बेशक इस तरह से पैरेलल ही बनाए हैं लेकिन इस डायरेक्शन में बना दिए, अब इस वेक्टर का मान बदल जाएगा। अब ये वेक्टर इस तरह से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, अब ये निगेटिव हो जाएगा तुरंत। डायरेक्शन आपने वेक्टर का क्या कर दिया बच्चों? चेंज कर दिया। तो सेम डायरेक्शन को मानते हुए अगर हम किसी वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेस करेंगे किसी प्लेन में, तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुछ जनरल बात है वेक्टर्स के लिए।
अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स, पहला इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, वे इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज सेम आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहेंगे। और यूं लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। यानी इक्वल वेक्टर होने के लिए शर्त क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। दूसरा अपोजिट वेक्टर्स। इन वर्डिंग्स का बार बार यूज होगा, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा? अपोजिट हो, विपरीत हो, परिमाण तो समान हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। ऐसे को क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर कहते हैं। और यहाँ वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, एरो की लेंथ सेम है, लेकिन जो एरो हेड है वो दोनों दो डायरेक्शन में है। यानी दो पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शनल, मैग्नीट्यूड में सेम अपोजिट डायरेक्शनल वेक्टर जो होते हैं वो अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। अब कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में हो, जैसे यह वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पेपर के प्लेन में है। अब कोई वेक्टर यहाँ पेपर के प्लेन में बनाए हैं और एक अपवर्ड डायरेक्शन में कोई वेक्टर लगा हुआ है, तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। यानी ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हों वे कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। चौथा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। जीरो वेक्टर का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है। फिर जीरो वेक्टर की आवश्यकता क्या है? दरअसल स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे दो अपोजिट वेक्टर्स को एक में ऐड कर दें तो वे एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं और जो मैग्नीट्यूड आता है शून्य हो जाता है। लेकिन अब दो वेक्टर्स का ऐड और डिफरेंस भी वेक्टर होगा, तो किससे निरूपित किया जाए? उसे जीरो से डिनोट कर दिया जाता है, उसे जीरो वेक्टर कहा जाता है और वहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जाम्पल भी आपको मैं बता रहा हूँ। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, मान लीजिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और यहाँ से लेके चला और फिर एक चक्कर लगाते हुए यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यहाँ वह जीरो वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बेटा? जीरो वेक्टर, नल वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद यूनिट वेक्टर्स।
इसे ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मान लिया कोई वेक्टर ए है, किसी वेक्टर ए के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, द यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। ऐसे यूनिट वेक्टर्स को कैप लगाकर डिनोट करते हैं और पढ़ते क्या है इसे, ए कैप या यूनिट वेक्टर ए। अगर यह कोई वेक्टर ए है तो इसके इस उसी डायरेक्शन में इसका जो यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर ये 1 है तो इसे ए, यह वेक्टर ए है तो इसे ए कैप से डिनोट कर देंगे। यानी किसी लिए गए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को उसी वेक्टर के ऊपर ए कैप लगाकर डिनोट कर देते हैं। और मान लिया कोई वेक्टर ए है, उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब आप जान लीजिए कि जो यूनिट वेक्टर ए होगा, अब वेक्टर ए में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दीजिए। अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वेक्टर फाइंड होता है वह यूनिट वेक्टर होता है। इसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। वे वेक्टर्स जो एक्सिस के एलांग, कोऑर्डिनेट एक्सिस के एलांग लगे होते हैं, उन्हें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। एक्स एक्सिस के एलांग यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस के एलांग यूनिट वेक्टर को जे कैप से डिनोट करते हैं और जेड एक्सिस के एलांग यूनिट वेक्टर को स्मॉल के से डिनोट करते हैं। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के एलांग लगे हुए यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। इन्हें आई, जे और के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वेक्टर एक्स एक्सिस के एलांग लगा हुआ है उसे आई कैप से, जो वाई एक्सिस के एलांग लगा है उसे जे कैप से, और जो जेड एक्सिस के एलांग लगा है स्टूडेंट्स उसे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑपरेशंस को पढ़ाएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स के, इनके बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स।